वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का मिड पॉइंट क्लासेस चैनल पर। मैं हूं नीतीश गर्ग और जो हमारी सीरीज़ चल रही थी हिस्ट्री 6 क्लास की एनसीईआरटी कंप्लीट समरी, उसका आज हम 11 चैप्टर कवर करने वाले हैं। इससे पहले हमने 10 चैप्टर्स कवर कर लिए इंडिविजुअली, उनकी वीडियोस हमारे चैनल पर आ चुकी हैं। अगर आपने कोई भी वीडियो मिस की है या फिर अभी एक भी नहीं देखी है तो जाकर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो गाइस वीडियो स्टार्ट करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो वीडियो के बाद या फिर पिछले लेक्चर्स के भी, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके गाइस, तो हमारा जो 11 चैप्टर होगा वो होगा न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स। जैसे कि हमने 10 चैप्टर में बात की थी लास्ट चैप्टर में कि हमने छोटे छोटे राज्य बढ़े थे, चोला चेरा पांड्यास के बारे में बात की थी, ट्रेडिंग के बारे में बात की थी। तो मैंने बताया था कि 200 BC से 200 AD तक हमारा जो है वो ट्रेडिंग के लिए एकदम, जिसे कहते हैं मर्केंटाइल एज बोलते हैं, ठीक है। बट वो कोई साम्राज्य बड़ा स्थापित नहीं कर पाता। इंडियन मतलब जो भारतीय समुदाय के लोग थे उनमें से कोई बड़ा उठकर राजा नहीं आता है और अपना साम्राज्य स्थापित नहीं करता है। तो अब हम जो बढ़ेंगे वो 300 AD की तरफ बढ़ेंगे, जब आपका चंद्रगुप्त समुद्रगुप्त ये आएंगे और एक इंडिया का बहुत बड़ा किंगडम एक स्थापित करेंगे। ओके, तो प्रशस्तीज के बारे में बात करते हैं। प्रशस्तीज आपने पहले भी पढ़ी हैं, तो प्रशस्तीज क्या कहती है? तो सबसे बड़ी बात है, प्रशस्तीज होती है संस्कृत वर्ड जिसका मीनिंग होता है किसी के प्रेज में लिखना, मतलब किसी का तारीफ करना, ठीक है। तो प्रशस्तीज वर कंपोज फॉर सम ऑफ द रूलर सच एज गौतमीपुत्र श्री सतकर्णी। तो प्रशस्ति जो थी वो लिखी गई थी कुछ रूलर्स के द्वारा, उनमें से गौतमीपुत्र श्री सतकर्णी थी जिनकी माता जी ने उनकी प्रशस्ति लिखी थी। जैसे कि हमने पिछले चैप्टर्स में बात की थी, दे बिकम फार मोर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द टाइम ऑफ द गुप्ता। तो प्रशस्ति जो होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन गई गुप्ता पीरियड से, ठीक है। हमने बात की थी चंद्रगुप्त मौर्य की, फिर हमारे छोटे छोटे किंगडम्स आ गए। अब उसके बाद जो समुद्रगुप्त आए और आपका फिर चंद्रगुप्त सेकंड आएंगे, तो उस टाइम जो प्रशस्ति थी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी थी। उसके बाद आप बात करते हैं समुद्रगुप्त प्रशस्ति की। तो समुद्रगुप्त प्रशस्ति जो होती है एक्चुअली में एक संस्कृत पोयम थी जो कि उनकी ही कोर्ट के किसी सेनानायक हरिसेना ने लिखी थी। इनका नाम हरिसेना था, ठीक है। और आज से अराउंड 1700 ईयर्स हो, मतलब 300 BC में कुछ लिखी गई थी। तो जैसे कि मैंने बताया था कि 200 BC तक तो ये कुछ चला था। तो 300 BC मतलब समुद्रगुप्त का टाइम था। तो इट वॉज इंस्क्राइब्ड बाय अशोकन पिलर एट इलाहाबाद। तो जो प्रेजेंट डे है प्रयागराज बोलते हैं हम, ठीक है। तो अशोका के पिलर पे एग्जैक्टली वो इंस्क्राइब्ड हुई है, तो आप देख सकते हो उस चीज़ को। उसके बाद हरिसेना के बारे में देखते हैं। तो हरिसेना ने डिस्क्राइब किया क्या कि हरिसेना डिस्क्राइब 4 डिफरेंट काइंड ऑफ रूलर एंड टेल अस अबाउट समुद्रगुप्त पॉलिसीज टुवर्ड्स देम। तो समुद्रगुप्त जो थे उन्होंने एग्जैक्टली हर तरफ जीत कर आए थे, उन्होंने अपना राज्य बहुत बड़ा किया था। तो हरिसेना ने बताया कि इन्होंने कहाँ कहाँ जीता, कैसे कैसे जीता, तो अपनी प्रशस्ति में सब कुछ बताया हुआ है, ठीक है। तो हरिसेना ने बताया था रूलर ऑफ आर्यव्रता। आर्यव्रत जो एक रूलर थे, आर्यव्रत के रूलर थे, है देयर वर 9 रूलर्स। तो वहाँ पर 9 किंग्स थे, ठीक है, 9 रूलर्स थे और उनको हराया था उन्होंने, और समुद्रगुप्त का एम्पायर का पार्ट बना लिया था आर्यव्रत को भी। उसके बाद दक्षिण पथ की बात करें, दक्षिण पथ मतलब साउथ वाला हिस्सा। तो साउथ वाले हिस्सा में 12 रूलर थे, ठीक है, जिनको समुद्रगुप्त ने हराया और उनको भी, पर एग्जैक्टली उनको ये नहीं कहा कि आप हमारे एम्पायर में आओगे। एम्पायर में शामिल जरूर हो गए पर उनको वहाँ से हटाया नहीं, उनको रूल करने दिया, क्योंकि वहाँ पर दक्षिण पथ का एग्जैक्टली सिस्टम था ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग के मामले में अब समुद्रगुप्त को जमने में टाइम लगता और वहाँ के राजा अपने आप ही जमाए थे, ठीक है। तो वो समुद्रगुप्त उन्होंने कहा कि आप मेरे लिए काम करोगे, आज से आप राजा यहीं के रहोगे, पर आपसे आप समुद्रगुप्त एम्पायर के लिए काम करोगे। ओके, उसके बाद इनर सर्कल की बात आ जाएगी। सेंट्रल की बात करें तो हम जैसे कि थोड़ा सा असम वगैरह है, बंगाल वाला हिस्सा, नेपाल वगैरह हिस्सा, तो यहाँ पर कुछ जन और संघ थे, ठीक है, तो गण जो थे, ठीक है। तो नॉर्थ वेस्ट का जो हिस्सा था वो भी कुछ ऐसे उनके ही कोर्ट का हिस्सा था। और आउटलाइन एरियाज़ की बात करें, हमारे इंडिया से बाहर का हिस्सा जैसे लाइक श्रीलंका, कुशन जो आपका थोड़ा सा अफगानिस्तान पाकिस्तान वाला हिस्सा है, कुशन शाकाज, तो ये जो था अब वो उनको भी हराकर, और इनफैक्ट उन्होंने तो अपनी डॉटर्स भी सौंप दी थी इनको शादी करने के लिए। तो मतलब एग्जैक्टली क्या था कि इन्होंने बहुत बड़ा राज्य जीत लिया था, अराउंड होल इंडिया पर एक तरह से इनका राज्य चल रहा था। तो हम मैप में देखेंगे एग्जैक्टली कि इनका कहाँ कहाँ से, देखो तो प्रयागराज जो था, कन्नौज वगैरह था ना, तो इस तरह से कुछ इनके हिस्से हैं। जैसे कि इनर सर्कल की बात करें तो बिल्कुल जो डार्क है वो बिल्कुल इनर सर्कल है, थोड़ा वाइट वाला हिस्सा हो जाएगा वो आउटर सर्कल हो जाएगा, और थोड़ा और आर्यव्रता को आप देख सकते हैं। तो एग्जैक्टली जो था इन्होंने एक तरह से पूरा चीज़ वो कर रखी थी। और अगर नीचे देखें पल्लवा, कांचीपुरम, तो ये आईहोल, चालुक्य, ये भी इन्होंने एक तरह से
राज्य कर रखा था। तो इनका जो राज्य था थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान वाले इलाके में भी आ रहा है, जो नॉर्थ सेंट्रल वाला जो आपकी लाइन जा रही है वो पाकिस्तान वाले इलाके में भी जा रही है। ओके, और असम, बंगाल, नेपाल, तो इन्होंने ये भी कर रखा था, और एग्जैक्टली श्रीलंका को भी आपने उसमें ले रखा था। तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने कितना बड़ा राज्य किया था। उसके बाद जीनेलॉजीज की बात करते हैं कुछ। तो मोस्ट प्रशस्ति ऑल्सो मेंशन द एंसेस्टर ऑफ द रूलर। तो जीनेलॉजीज क्या होती है, जब प्रशस्तिज में आपके एंसेस्टर्स मतलब आपके पूर्वज के बारे में भी लिखा होता है तो कुछ जीनेलॉजीज बोल देते हैं। तो दिस वन मेंशन समुद्रगुप्ता ग्रेट ग्रैंडफादर। तो यहाँ पर समुद्रगुप्ता के ग्रेट ग्रैंडफादर मतलब उनके परदादा, उनके दादा, फादर और मदर के बारे में उन्होंने डिस्क्राइब किया। जैसे लाइक कि उनकी मदर थी कुमार देवी, उसके बिलोंग टू द लिच्छावी गण की थी वो, जैसे कि हमने पढ़ा हुआ था। और उनके फादर थे चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के फादर चंद्रगुप्त थे। उनकी वाइफ जो थी लिच्छावी प्रिंसेस थी, जो कि आपकी लिच्छावी जना से थी। तो जैसे कि हमने पढ़ रखा है चंद्रगुप्त के बारे में, तो मुझे ज़्यादा डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है। तो वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी। हमें ही पता है कि ये फर्स्ट रूलर थे गुप्ता डायनेस्टी के, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य थे। और जब समुद्रगुप्त को क्या मिला था एग्जैक्टली, द अडॉप्ट द ग्रैंड टाइटल। अब देखो, जो आपके चंद्रगुप्त थे उनको ग्रैंड टाइटल मिला था महाराज अधिराजा का। तो मतलब उनसे जो पहले के थे वो छोटे छोटे राजा हुआ करते, जैसे कि हिज ग्रेट ग्रैंडफादर एंड ग्रैंड मदर ऑल्सो मेंशन सिंपली एज महाराजास। तो वो सिंपल महाराजा थे। तो जब इनका टाइम आया तो इन्होंने थोड़ा सा ज़्यादा आधिपत्य जमाया, अपने बड़े बड़े साम्राज्य खड़े किए, तो इनको महाराज अधिराजा बोला। अब महाराज अधिराजा का मतलब होता है जिनके अंदर बहुत सारे राजा काम करते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया कि जो दक्षिण पथ है उनके बहुत सारे राजा थे, बहुत सारे मतलब एग्जैक्टली रूलर काम कर रहे हैं आपके अंदर, तो आप महाराजा अधिराज कहलाएंगे। ओके, समुद्रगुप्त in turn figures the genealogy's list of ancestor of later rulers of dynasty such as his son Chandragupta II। तो अपनी genealogy में उनका जो डिस्कशन हुआ, चंद्रगुप्त II का भी डिस्कशन हुआ, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहे थे। ठीक है, तो वी नो अबाउट हिम वे इंस्क्रिप्शन एंड कॉइन्स। तो उनके बारे में भी हम जानते हैं इंस्क्रिप्शन से, कॉइन से। ही लेफ्ट एन एक्सपेडिशन ऑफ द वेस्टर्न इंडिया। तो एक तरह से वेस्टर्न इंडिया की तरफ से हुए थे, वेयर ही ओवरकम द लास्ट ऑफ द शाकास। तो लास्ट रूलर को हराया था शाकास के वेस्टर्न इंडिया की तरफ। तो हिज कोर्ट हैड कालिदास एंड आर्यभट्ट। तो इनके जो कोर्ट में थे बहुत बड़े पोइट कालिदास के बारे में आपने सुना ही होगा। तो बहुत बड़े कोर्ट जो आपके पोइट थे कालिदास, वो इनके कोर्ट में थे। और बहुत बड़े एस्ट्रोनॉमर जो आर्यभट्ट थे वो भी इनके कोर्ट से बिलोंग करते थे। तो सोच सकता है कि इनका कोर्ट कितने कितने महान व्यक्तियों से भरा हुआ था। ओके, अब बात करते हैं हर्षवर्धन की। हर्षवर्धन जिसने किसकी लिखी है, समुद्रगुप्त की बायोग्राफी लिखी है, मतलब उनकी प्रशस्ति लिखी है। अब हर्षवर्धन एंड द हर्षचरित्र। अब देखो, हर्षवर्धन की भी प्रशस्ति लिखी हुई है, उनकी भी बायोग्राफी लिखी हुई है जिसका नाम है हर्षचरित्र। तो पहले हर्षवर्धन के बारे में बात करते हैं। तो हर्षवर्धन जो थे वो थानेसर के रूलर थे और कोर्ट में किसके थे, समुद्रगुप्त के थे। तो आज से अगर हम 1400 ईयर्स अगो की बात करें, मतलब 600 AD की बात करें, तो इनके जो फादर थे और ब्रदर थे इनकी डेथ हो गई थी। और इनका जो ब्रदर इन लॉ थे मतलब सिस्टर के हस्बैंड, ठीक है, तो वो उन्होंने कन्नौज में रूल किया था, पर उनको मार दिया गया था, ठीक है, बंगाल रूल के द्वारा। तो ये बदला लेने के लिए एक तरह से राजा बने थे। अब इन्होंने मगधा को बंगाल को कॉन्कर्ड कर लिया था, हरा दिया था उनको। ठीक है, चेक बाय पुलकेशिन सेकंड फ्रॉम द चालुक्य डायनेस्टी व्हेन ट्राइड टू क्रॉस नर्मदा। पर ये इतने महान राजा नहीं बन पाए थे, क्योंकि एग्जैक्टली इतना बदला पूरा हुआ और बस थोड़ा सा इनका ऐसी तरह था। तो पुलकेशिन में इनको जब ये नर्मदा क्रॉस कर रहे थे इनको पकड़ लिया गया एग्जैक्टली। ठीक है, और इन्फो फ्रॉम इंस्क्रिप्शन एंड बायोग्राफीज, तो उनकी बायोग्राफीज और कॉइन्स इनके इंस्क्रिप्शंस में रहे। बानभट्टा इनके कोर्ट पॉइंट थे और इन्होंने ही हर्षवर्धन की बायोग्राफी लिखी है जिसका नाम है हर्षचरित्र। आप कंफ्यूज मत होइए कि बहुत ज़्यादा सिंपल है। ठीक है, और जुआनजैंग जो भी आए थे आपके चाइना से, उन्होंने भी इनके कोर्ट के बारे में लिखा हुआ है। ओके, अब कुछ बात करते हैं पल्लवास, चालुक्यास एंड पुलकेशिन प्रशस्ति की। तो जो आपके थोड़े साउथ के वो थे पल्लवास एंड चालुक्यास, उनके बारे में बात करेंगे। तो पल्लवास एंड चालुक्यास वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलिंग डायनेस्टी इन द साउथ इंडिया ड्यूरिंग दिस पीरियड। जैसे कि मैंने बताया था कि साउथ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे पल्लवास एंड चालुक्यास। तो द किंगडम ऑफ द पल्लवास स्प्रेड फ्रॉम द रीजन अराउंड द कैपिटल कांचीपुरम टू द कावेरी डेल्टा। तो कावेरी डेल्टा के आसपास जो कांचीपुरम मैंने इलाका दिखाया था आपको, तो ये पल्लवास का ही रीजन था, उनकी कैपिटल थी। ठीक है, वाइल दैट ऑफ द चालुक्यास वाज सेंटर अराउंड द रायपुर दोब बिटवीन द रिवर कृष्णा एंड तुंगभद्र। तो जो कृष्णा रिवर तुंगभद्र के बीच जो आता था वो चालुक्य का हुआ आता था। आई होल जो दिखाया था मैंने आपको, चालुक्य की कैपिटल थी वो, और वर एन इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर, और उनका ट्रेडिंग सेंटर भी था। अब देखिए, चालुक्य इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे क्योंकि वहाँ पर ट्रेडिंग सेंटर हुआ करता था। अब ट्रेडिंग होगी तो पैसा ही बहुत सारा आएगा, आपके पास पैसा आता चला जाएगा, आप अपने आप ही एक बहुत बड़े किंग बनते चले जाएंगे। तो साउथ के जो हमारे किंग थे वो ट्रेडिंग के मामले में बहुत ज़्यादा एक तरह से आपके हाईली पावरफुल हुआ करते थे।
ठीक है। इट डेवलप्ड एज अ रीजन सेंटर विद द नंबर ऑफ टेम्पल, और उन्होंने कुछ रीजनल सेंटर बनाए, धार्मिक और कुछ टेम्पल्स बनाए, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने कुछ काम किया। अब पल्लवा जो एंड चालुक्यस फ्रीक्वेंटली रेडेड ऑन अनदर्स लैंड, तो वो एक दूसरे के लड़ते रहते थे, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा लड़ते थे, एक दूसरे की कैपिटल एक्वायर करने के लिए, एक दूसरे से पैसे लूटने के लिए, मतलब दोनों में बनती नहीं थी बहुत ज़्यादा। अब बहुत जो सबसे वेल नोन चालुक्य लीडर है उनका नाम था पुलकेशिन सेकंड, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहे हैं वो पुलकेशिन सेकंड, उनके बारे में पढ़ते हैं। तो वी नो अबाउट हिम फ्रॉम द प्रशस्ति कंपोज बाय हिज कोर्ट पोएट रविकीर्ति। तो हम उनके बारे में जानते हैं, प्रशस्ति उनके ऊपर एक प्रशस्ति लिखी गई है जो कि उनके ही कोर्ट के पोइट ने लिखी है, जिनका नाम था रविकीर्ति। तो इसमें प्रशस्ति के बारे में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें, हमने अभी तक 3 प्रशस्ति देख ली, समुद्रगुप्त की, हरिसेना की और आपके पुलकेशिन सेकंड की। तो पुलकेशिन एविडेंटली गॉट द किंगडम फ्रॉम हिज अंकल, तो अपने अंकल से इनका किंगडम मिला था। ही लेड एक्सपेडिशन अलोंग बोथ द वेस्ट एंड द ईस्ट कोस्ट, तो इनका जो साम्राज्य था वो ईस्ट और वेस्ट में था थोड़ा सा, पर इन्होंने हर्षा को, मतलब जो आपके हरिसेना थे उनको हरा दिया था, तो इनका जो हर्ष था वो एकदम खत्म हो गया था वहाँ पर। तो अटैक पल्लवा किंग, और पल्लवा किंग पे भी इन्होंने अटैक किया। लेटर चालुक्य एंड पल्लवास वर रिप्लेस्ड बाय राष्ट्रकूट एंड चोलास। तो चालुक्य और पल्लवा जो थे वो किंगडम बदलकर क्या बन गए, राष्ट्रकूट और चोलास बन गए, जिनके बारे में हम 8वीं क्लास की एनसीईआरटी में पढ़ेंगे। तो आप इसके बारे में कंफ्यूज मत होइए, आप बस ध्यान रखिए कि ये चालुक्य और पल्लवा बदलकर राष्ट्रकूट एंड चोलास बन गए थे। अब उसके बाद बात करते हैं हाउ वर दिस किंगडम्स एडमिनिस्ट्रेटेड। अब एक किंगडम जो थे उनको चलाया कैसे जाता था उनके बारे में बात करते हैं। तो लैंड वैल्यू रिमेन इंपॉर्टेंट फॉर दीज रूलर्स, हमने जैसे कि शुरू से ही पढ़ा है कि जो लैंड था, लैंड का पैसा आता था, तो वो शुरू से ही हर किसी किंग के लिए इंपॉर्टेंट रहा है। जितना बड़ा किंगडम उतना बड़ा साम्राज्य और उतनी बड़ी ही ताकत, तो यही तरह से एक तरह से चल रहा था। तो इसी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था। देयर वाज सम न्यू डेवलपमेंट एज वेल, और कुछ न्यू डेवलपमेंट थे वहाँ पर। अब देखो, अभी तक हमने देखा था कि एक राजा जो था वो ही राज करता हुआ आ रहा था अब तक, पर यहाँ पर कुछ न्यू सिस्टम एग्जैक्टली क्या था कि यहाँ पर एक राजा जो था वो छोटे छोटे बड़े, मतलब एग्जैक्टली जिन्हें कहते थे ना, जिसके पास ज़्यादा पैसा आ गया वो उनका सपोर्ट ले लिया करता था। तो जब उनका वो सपोर्ट ले लिया करता था, तो जो उनको सपोर्ट करते थे वो राजा से डरना बंद कर देते थे, ठीक है। अब क्या करते थे, जैसे ही राजा ने अपनी पावर खोई वो उसको हटा दिया करते थे, मतलब उनके पास राइट रहता था इतना भी। तो हम इसके बारे में जानेंगे कि ये जो को नया सिस्टम था कैसा था। तो सम इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट वर नाउ हेरिडेटरी, तो कुछ इंपॉर्टेंट पोस्ट थी वो हेरिडेटरी बन गई, मतलब एग्जैक्टली कोई आ रहा है कोई जा रहा है वही सब चल रहा था। तो मतलब एक तरह से देखा जाए ना कि स्थापित तरीके से अगर कुछ काम करने जाए तो वो यहाँ से चीज़ें खत्म होने लगी थी। तो पोइट जो थे हरिसेना, उनको महादंडा नायका का वो दिया गया, जो कि चीफ जुडिशियल ऑफिसर बोलते हैं, ठीक है, अपने फादर की तरह। हरिसेना वाज आल्सो कुमार अमात्य एंड संदीप अग्नि का। तो हरिसेना को एग्जैक्टली हमने देखा कि एक ही पॉइंट को, मतलब एक ही इंसान को कितनी कितनी उपाधि दे दी जा रही थी। तो जो पोस्ट थी वो हेरिडेटरी बन गई थी, अलग अलग को नहीं देकर कभी कभी एक को दे देते और कभी एक ही पोस्ट पर 3-3 4-4 जने बिठा दिया करते थे। तो कुछ ऐसा चलने लग गया था वहाँ पर, तो स्टेबिलिटी नहीं थी वहाँ पर। अब कुछ इंपॉर्टेंट मैन के बारे में बात करें, जैसे चीफ मिनिस्टर जिसको बोलते थे नगर श्रेष्ठी बोलते थे, और आपका मर्चेंट लीडर को बोलते थे सतवाहा, और आपका चीफ क्राफ्टमैन को प्राथमा कुलिका बोलेंगे, और स्क्राइब्स के हेड को क्या बोलेंगे, कयस्था। तो आप इन चीज़ों को ध्यान रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ओके। अब उसके बारे में बात करते हैं द न्यू काइंड ऑफ आर्मी। अब कुछ आर्मी के बारे में बात करते हैं। तो आर्मी के बारे में डिस्कस किया गया, आर्मी बताया गया है कि आर्मी कैसी थी। तो सम ऑफ दीज किंग मेंशन्ड अ वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी, जैसे कि हमेशा से रहती है किंगडम की, विद एलिफेंट, चैरियट, कैवलरी एंड फुट सोल्जर्स। तो दे वर मिलिट्री लीडर्स हु प्रोवाइड द किंग विद ट्रूप्स व्हेनेवर ही नीड देम। बट क्या एक चीज़ अलग थी, वहाँ पर कुछ मिलिट्री लीडर्स रहा करते थे, जैसे कि मैंने बताया ना पैसे वाले कुछ लोग रहा करते थे, वो उनको एक तरह से ट्रूप्स प्रोवाइड करवाना, पैसे प्रोवाइड करवाना, ये सब चीज़ें प्रोवाइड कराया करते थे। तो दे वर नॉट पेड रेगुलर सैलरीज, तो वो कुछ रेगुलर सैलरीज को पेड नहीं करते थे। सम ऑफ देम रिसीव ग्रांट ऑफ लैंड, तो उनको क्या जाता है, एक लैंड का टुकड़ा दे दिया जाता था, बस उनकी वही सैलरी हो जाया करती थी, ओके। तो दे कलेक्टेड रेवेन्यू फॉर द लैंड एंड यूज दिस टू मेंटेन सोल्जर्स एंड हॉर्सेस टू प्रोवाइड इक्विपमेंट्स ऑफ वॉरफेयर। तो जो रेवेन्यू था वो कलेक्ट होता था अपनी सेना को सही करने के लिए, अपनी सेना को बेटर बनाने के लिए चलता रहता था। दीज मैन वर नोन एज समांतास, तो इनको क्या बोलते थे, समांतास बोलते थे, जो कि ट्रुप्स प्रोवाइड करवाते थे। तो इफ वीक रूलर ट्राई टू गेन इंडिपेंडेंस, अब ये जैसे कि आपका रूलर वीक हुआ तो इन्होंने क्या किया, ये आज़ाद हो जाया करते थे। मतलब एग्जैक्टली कहना यह है कि जब तक इनका काम चल रहा था अपने राजा से, तब तक उसके साथ रहेंगे, और जहां आपका राजा वीक हुआ उन्होंने उसको छोड़ दिया और इंडिपेंडेंट हो गए, ओके। आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक बहुत अच्छी तरह से इसको, ओके। तो उसके बाद बात करते हैं कुछ सदर्न किंगडम्स की। अब कुछ साउथ में जो किंगडम्स बने थे उनके बारे में बात करेंगे। तो इंस्क्रिप्शन जो थी पल्लवास की, उसमें मेंशन किया गया कुछ लोकल असेंबलीज को। क्या थी वो लोकल असेंबलीज,
दे वर कंट्रोल्ड बाय रिच एंड पावरफुल लैंड ओनर्स एंड मर्चेंट्स। तो वो जो लोकल असेंबली थी, जैसे कि मैंने बताया, तो कुछ बहुत ज़्यादा लैंड ओनर्स होते थे, पावरफुल रिच पर्सन्स रहते थे, तो उनके द्वारा ये सब चीज़ें की जाती थी, मतलब वही एक तरह से इसका एडमिनिस्ट्रेशन करते थे। तो कुछ जो मैनी ऑफ देम फंक्शन फॉर सेंचुरीज, तो कुछ जो थी वो सेंचुरीज से चलती हुई आ रही है। जैसे कि सभा के बारे में बात करें तो वहाँ पर जो उनके लैंड ओनर्स, मतलब उनके असेंबली के लीडर रहते थे, वो ब्राह्मण रहते थे, जिनके पास बहुत अच्छा खासा लैंड रहता था। और कुछ सब कमिटीज़ रहती थी, उनकी क्या काम करते थे वो, इरीगेशन, एग्रीकल्चर, रोड एंड टेम्पल्स, ये सब चीज़ें बनाया करते थे। ओके, अगर हम उर की बात करें, अब इनमें कंफ्यूज मत होइएगा, सभा, उर और नगरम ये कुछ छोटी छोटी कम्युनिटीज़ है, लोकल बॉडीज है साउथ की। ओके, आप इसको याद कर सकते हैं। तो उर के बारे में बात करें तो उर में जो थे वो नॉन ब्राह्मण लैंड ओनर्स के वहाँ के लीडर्स बनते थे और विलेज असेंबली चला करते थे। एक तरह से मतलब कह सकते हैं ना, आज के टाइम में जैसे कि पंचायत राज उसको कह सकते हो। उसके बाद नगरम की बात करें तो ये मर्चेंट के द्वारा चलाई जाती थी, मतलब यहाँ पर मर्चेंट ही लीडर बनेगा। तो आपने देखा यहाँ पर कैसे कैसे साउदर्न में कुछ छोटे छोटे राज्य आपका बढ़कर आ रहे थे और राजा की जगह कोई मतलब छोटे छोटे लीडर्स राज कर रहे थे, यहाँ पर राजा नहीं था एग्जैक्टली। अब बात करते हैं कुछ ऑर्डिनरी पीपल के बारे में। ऑर्डिनरी पीपल मतलब आप आम आदमी समझ लीजिए, वहाँ का आम आदमी कैसे रहता था। अब आप सोच रहे होंगे आम आदमी के बारे में कैसे पता चला, तो आम आदमी के बारे में कैसे पता चला, वी कैन कैच एन ओकेजनल ग्लिम्स ऑफ द लिव्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल फ्रॉम प्लेस एंड अदर अकाउंट। तो हमने बहुत सारे जब प्लेस देखी, मतलब हमने बहुत सारी पोएम्स देखी, बहुत सारे अकाउंट्स देखे, बहुत सारी प्रशस्ति देखी, तो हमें इसके बारे में पता चला कि वहाँ के ऑर्डिनरी पीपल मतलब आम आदमी कैसे रहा करता था। तो कालिदास जो थे, जैसे कि मैंने बताया, वहाँ के कोर्ट के, समुद्रगुप्त के कोर्ट के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट और वेल नोन एक तरह से पॉइंट है। तो वो जो थे उन्होंने हिज नोन फॉर हिज प्लेस, तो अपने प्लेस के मतलब उनकी कथाओं के बारे में वो जाना जाते थे, डेपोसिटिंग लाइफ इन द किंग्स कोर्ट। तो उन्होंने अपनी लाइफ उनकी लिखी थी। तो आपका एक होमवर्क है, आप कालिदास की सारी जो पोइट थी, मतलब पोइट्री थी, उनके बारे में आप थोड़ा सा वो लगाएंगे कि उनकी मेन इंपॉर्टेंट कौन कौन सी, बस इंपॉर्टेंट पॉइंट का ध्यान लगा लो और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं डिपोसिटिंग, मतलब एक तरह से उन्होंने लिखी थी कि वहाँ की आम आदमी की लाइफ कैसी थी। An interesting feature about these plays is that the king and the most Brahmins are shown as speaking Sanskrit. इंटरेस्टिंग चीज़ क्या थी कि जो किंग थे और ब्राह्मण जो थे वो संस्कृत में बोलते थे और जो लोकल पीपल थी वो प्राकृत में बोलती थी। अब संस्कृत प्राकृत आई थिंक मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं पहले ही डिस्क्राइब कर चुका हूँ बहुत ज़्यादा डीपली। ओके, तो आप जाकर मेरी लास्ट वीडियोज़ देखिए, पिछली वीडियोज़ देखिए, तो आपको संस्कृत और प्राकृत बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और जिसने देखी होगी उसको कोई टेंशन नहीं है। अब जो फेमस जो थे वहाँ पर अभिजन शकुंतलम थे, ठीक है। स्टोरी ऑफ दुष्यंत और शकुंतला की मतलब एक तरह से स्टोरी दी गई है और एक फिशरमैन की स्टोरी फाउंड हुई है। फिशरमैन की स्टोरी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैंने आपको यहाँ पर दिखा दी है, फिशरमैन की स्टोरी है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए बिल्कुल भी। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक तरह से स्टोरीज लिखी गई, ठीक है। और फाशियान आए थे, उन्होंने लिखा इनकी कोर्ट के बारे में, अनटचेबल्स को डिस्क्राइब किया थोड़ा सा। वो कहते थे कि अनटचेबल्स जो रहते थे वो नगर के बाहर रहा करते थे और अगर वो नगर में आते थे तो उनको डंडों से मार मार कर बाहर भगाया जाता। अब बाणाभट्टा की बात करते हैं तो बाणाभट्टा ने अपनी किंग्स की जो आर्मी थी उसको डिस्क्राइब किया, एनॉर्मस इक्विपमेंट्स, वेपन्स, पोर्ट्स, पैंस, फर्नीचर्स, गोल्डन फुटसल्स, स्टूल्स एंड फूड एंड एनिमल्स। तो कुछ इस तरह की आर्मी थी। म्यूजिशियंस और रहते थे, देखो गाना बजाने वाले, नाचने वाले भी राजा को बहुत ज़्यादा पसंद आते थे, इसलिए म्यूजिशियंस तो हर किंगडम में ऑलमोस्ट रहा करते थे। विलेजर्स प्रोवाइड हॉस्पिटैलिटी अलॉन्ग द वे, दे केम विद गिफ्ट एंड ऑफ कर्ड्स, गोर एंड फ्लावर्स एंड प्रोवाइड फूडर टू द एनिमल्स। तो विलेजर्स तो जो थे उनको हॉस्पिटैलिटी प्रोवाइड किया मतलब उनके द्वारा की जाती थी, जस्ट लाइक कि कुछ दही गुड़, फूलों का बुक्का, इस तरह से कुछ मतलब उनको एक तरह से हॉस्पिटैलिटी दी जाती थी। तो आर्मी लेफ्ट अ ट्रेल ऑफ डिस्ट्रक्शन बिहाइंड। जो आर्मी थी उसको उनकी सेना के लिए कुछ ऐसी चीज़ें होती थी, उनकी सेना की प्रैक्टिस होती थी ताकि वो दूसरे का राज्य को एक तरह से बिल्कुल वो कर दे, ठीक है। तो इस तरह से उनके बारे में बताया गया है। अब बात करते हैं थोड़ी अलग की, अरेबिया की बात कर रहे हैं, अरब की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, जो कि चैप्टर के लास्ट में है। तो ऑल्दो इट इज़ अ डेजर्ट, इट वाज एट अ हब ऑफ अ कम्युनिकेशन ऑफ द सेंचुरीज। तो कम्युनिकेशन का हब है। इनफैक्ट अरब मर्चेंट्स एंड सेलर्स प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द सी ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड यूरोप। तो यूरोप एंड इंडिया के बीच में एक तरह से अरब सेलर आते थे और बहुत सारा ट्रेड किया करते थे। तो अदर हु लिव्ड इन अरेबिया वर द बेडुइनस पेस्टोरल ट्राइब्स डिपेंडिंग मेनली ऑन द लाइक हार्डी एनिमल्स कैमल्स दैट कुड सर्वाइव इन द डेजर्ट। तो एक वहाँ की क्या थी, एक ट्राइब थी, बहुत छोटी ट्राइब थी जिसको बोलते थे बेडुइन्स पेस्टोरल, जो कि आपकी रेगिस्तान में रहा करती थी। तो आज से अगर हम 1400 सालों की पहले की बात करें, मतलब 600 AD की बात करें, तो वहाँ पर मुस्लिम्स कम्युनिटी के प्रॉफिट मोहम्मद का जन्म भी हो चुका था। मुस्लिम कम्युनिटी के प्रॉफिट मोहम्मद जो थे उन्होंने एक नए धर्म का एक तरह से वो दिखाया था, इस्लाम के बारे में बताया था उन्होंने अरेबिया में।
तो जैसे कि क्रिश्चियनिटी थी, ऐसे इस्लाम भी एक रिलीजन बन गया, एक इक्वालिटी की और यूनिटी और बिफोर अल्लाह। तो वो अल्लाह को मानते थे, क्रिश्चियनिटी जीसस क्रिस्ट को मानते थे, इस्लाम धर्म जो थे वो अल्लाह को मानते थे। तो द वन सुप्रीम गॉड, तो कहते थे कि बहुत ज़्यादा बड़े गॉड हैं। है इज़ अ वर्स फ्रॉम द कुरान, और इनकी जो होली बुक थी वो कुरान थी, तो सेकेंड बुक ऑफ द इस्लाम, ठीक है। तो फॉर मुस्लिम्स मैन एंड वुमेन, फॉर बिलीविंग मैन एंड वुमेन, फॉर डिवोट मैन एंड वुमेन, फॉर ट्रू मैन एंड वुमेन एंड वुमेन। तो इस तरह से बताया गया है कि जो हर कोई एक मैन एंड वुमेन है वो अपने इस्लाम धर्म के लिए पूरे ट्रिब्यूट देगा, नमाज पढ़ेगा और प्रॉफिट मोहम्मद को अपना गुरु मानेगा। तो इस तरह से कुछ प्रॉफिट मोहम्मद ने अल्लाह के बारे में बताया और एक तरह से दिखाया कि तो ये जो था आपका इंडिया पाकिस्तान, आपका थोड़ा ईरान इराक सऊदी अरेबिया इस जगह फैला आपका, और बहुत ज़्यादा आज भी प्रचलित है। ओके गाइज, तो इस चैप्टर में हमने बात की बहुत समुद्रगुप्त के बारे में और बहुत सारी चीज़ों के बारे में। तो इसका एक चैप्टर और बचा है, ऑलमोस्ट एंशिएंट हिस्ट्री खत्म होने वाली है। पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप 6 के एनसीईआरटी पढ़कर ये मत समझिएगा कि आपने एंशिएंट हिस्ट्री को पूरा पढ़ लिया है, क्योंकि एंशिएंट हिस्ट्री इससे कहीं ज़्यादा होती है, उसमें थोड़ा डीप पढ़ाया जाता है। हमने यहाँ पर 6 क्लास के बेस पर पढ़ा है। ओके, तो बस मैं ये कहना चाहूँगा इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक शेयर एंड कमेंट कर सकते हैं, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल। हम आपके लिए आगे भी एनसीईआरटी की वीडियो लेक्चर्स लाते रहेंगे, आप हमारे चैनल को फॉलो करते रहिए, ठीक है। थैंक यू, कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग।